अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आबिदा शाहिद है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। फैसलाबाद से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी पहली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंटरव्यूइंग स्किल्स के बारे में है। इंटरव्यू स्किल्स को हमने पिछली वीडियो में भी थोड़ा बहुत देखा कि इंटरव्यू स्किल्स बेसिकली होते क्या हैं। क्लिनिकल इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं। क्लिनिकल इंटरव्यू क्लाइंट एंड क्लिनिकल प्रैक्टिशनर जो होता है, साइकोथेरेपिस्ट होता है या मेंटल प्रैक्टिशनर जो होता है, उसके बीच वन टू वन जो सेशन होता है उसको हम क्लिनिकल इंटरव्यू बोलते हैं। इसका जो पर्पस होता है उसमें मकसद जो होता है क्लिनिकल इंटरव्यू का, जो क्लाइंट हमारे पास आते हैं उनकी जिस भी इशू के साथ हमारे पास क्लाइंट आते हैं, उनकी जो भी मेंटल, बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल जिस किस्म की भी उनके इश्यूज़ होते हैं उससे मुतलिक डाटा कलेक्ट करना और अपने पास उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि क्लाइंट जो है वो किस मसले के साथ हमारे पास आया है। क्लिनिकल इंटरव्यू जब हम कंडक्ट करते हैं तो हम अपने पास जो डाटा कंपाइल करते हैं उसके बाद हम डायग्नोस करते हैं कि क्लाइंट के साथ एक्चुअली क्या इशू है, फर्दर टेस्ट उस पर अप्लाई करके। अब क्लिनिकल इंटरव्यू में हमने मज़ीद आगे क्या-क्या देखना है उसको देखेंगे। इसमें सबसे पहले तो हम टाइप ऑफ इंटरव्यू देखेंगे, देन हम प्लानिंग देखेंगे कि इंटरव्यू की जो प्लानिंग होती है वो हम किस तरह से करते हैं, इसके स्टेजेस या एलिमेंट्स आप कह लें, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चंस इन क्लिनिकल इंटरव्यू देखेंगे, क्वेश्चंस की कौन-कौन सी टाइप क्लिनिकल इंटरव्यू में इस्तेमाल होती हैं। क्लिनिकल इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या वैल्यू है, वर्बल क्यूज़ क्या होते हैं और एक क्लाइंट के साथ जो रैपो बिल्ड की जाती है उसके बारे में हम देखेंगे। इसकी हम बात करेंगे। क्लिनिकल इंटरव्यू की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि इंटर की वो टाइप है जिसमें हम जो इंटरव्यू क्लाइंट से कंडक्ट करते हैं वो प्री प्लान्ड होता है, यानी हम पहले से सारा अरेंजमेंट हमने की हुई होती है कि क्या क्वेश्चन करने हैं, किस हवाले से क्वेश्चन करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, ये सारा कुछ प्लान्ड होता है। और इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे जो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली हम लेना चाह रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उनको डिज़ाइन करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की जो टाइप है उसमें जो हम क्लाइंट को से इंटरव्यू करते हैं वो कोई प्लान्ड इंटरव्यू नहीं होता है। उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो ओपन एंड क्वेश्चंस होते हैं और इसको इन क्वेश्चंस का मकसद जो होता है वो क्लाइंट से जनरल इन्फॉर्मेशन लेना होता है, क्लाइंट को रिलैक्स करना होता है ताकि वो एक रिलैक्स माहौल में आकर हमें बेहतर रिस्पॉन्स कर सके और उसके साथ एक बेहतर रैपो डेवलप हो सके। थर्ड वन टाइप इसकी जो है वो सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू है। सेमी स्ट्रक्चर जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, इंटरव्यू की वो टाइप है, ना तो ये 100% प्लान होता है, ना ही 100% ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ये कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे होते हैं जो कि प्लान्ड होते हैं और दरमियान में कुछ क्वेश्चन हम क्लाइंट से ऐसे भी करते हैं जो कि अनप्लान्ड होते हैं। इन तमाम टाइप्स का जो मकसद होता है बेसिकली वो क्लाइंट से उसकी इश्यू से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, ताकि हम अपना रिकॉर्ड कलेक्ट करके हम असेस कर सकें कि एक्चुअली हमारे क्लाइंट के साथ इशू क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लानिंग इंटरव्यू की। प्लानिंग इंटरव्यू में हमने जो रेलिवेंट मटेरियल होता है जो कि हमने इंटरव्यू के लिए इस्तेमाल करना होता है वो डिसाइड करते हैं कि हम कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, क्या टेस्ट हमें अप्लाई करने हैं, क्या क्वेश्चंस हमें अपने क्लाइंट से पूछने हैं। इन तमाम जो रेलिवेंट मटेरियल होता है इसके बारे में हम प्लान करते हैं। और जो हमारी सिटिंग अरेंजमेंट होती है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन क्लिनिकल इंटरव्यू। कि सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह से होगी, जो रूम है एक थेरेपिस्ट का, क्लिनिक का, जो हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है या थेरेपिस्ट होता है उसका रूम किस तरह का होना चाहिए, रूम में सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह की होनी चाहिए है, रूम का एनवायरनमेंट किस तरह का होना चाहिए। प्लानिंग इंटरव्यू में इन तमाम चीज़ों को प्लान किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है उसमें हम इंटरव्यू के स्टेजेस को देखेंगे। इंटरव्यू की बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं, उसका स्टार्ट, मिडल और एंड। स्टार्ट को हम ओपनिंग भी बोलते हैं। जब हम किसी भी क्लिनिकल इंटरव्यू की ओपनिंग करते हैं तो सबसे पहला जो फेज़ होता है उसमें हम वो एक एटमॉस्फेयर अपने क्लाइंट को देते हैं जिसमें वो एक पीसफुल अपने माइंड को महसूस करता है। लाइक उससे हम ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग करते हैं,
हम उसके माइंड को रिलैक्स करते हैं और उसके साथ एक रैपो बिल्ड करते हैं। तो इनिशियल सारा जो उसके साथ एक रिलेशन होता है उसको हम डेवलप करते हैं। सेकंड, इसका जो मिडिल पार्ट है, मेन बॉडी हम उसको बोलते हैं। इस पार्ट में हमने जो भी उससे हमें केस स्टडी उसकी करनी होती है, उसकी केस हिस्ट्री लेनी होती है, जो भी हमने उसके साथ फर्दर हमने उसको जो एक्सप्लोर करना होता है उसके इशू को, इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। इस सेकंड फेज़ में उसके साथ जो हमारा रैपो है ये मज़ीद जो है ये बेहतरी की तरफ जा रही होती है। लास्ट इसकी जो स्टेज है एंड यानी क्लोजिंग जो इसका फेज़ होता है। क्लोजिंग फेज में दो तीन चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। पहली चीज़ क्लोजिंग में ये होती है कि अगर तो हमें पता है कि जो क्लाइंट हमारे पास आया है, हमने इसका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया है, उसके अगर जो भी इश्यूज़ हैं, अगर तो वो साइकोलॉजिकल बिहेवियर या इमोशनल हैं, तो देन हम आगे उसको मज़ीद परस्यू करते हैं, और अगर इनसे रेलेवेंट नहीं है तो हम उसको आगे रेफ़र कर देते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं कि जो क्लाइंट है उसके जो इश्यूज़ हैं वो साइकोलॉजिकल हैं, बिहेवियरल हैं या इमोशनल हैं। तो देन हम उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि हमने उसके साथ फर्दर क्या थेरेपीज़ उस पर अप्लाई करनी है, उस फेज़ से उसको निकालने के लिए हमें क्या वर्कआउट करना है। और उसके एंड में जो फिर सिलसिला होता है वो टर्मिनेशन होती है कि जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है तो हम अपने उस सेशन को एंड करते हैं। टर्मिनेशन उसको हम बोलते हैं। उसमें जो थेरेपिस्ट होता है वो प्लान करता है, उसे पता होता है कि उसने अपने क्लाइंट की जो हेल्प करनी थी वो कर चुका है, तो अपने उस सेशन को वो एंड करता है। जी, तो हमारा अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्वेश्चंस हैं कि हमारा जो क्लिनिकल इंटरव्यू होता है इसमें क्वेश्चंस की क्या वैल्यू है, क्या क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस क्या है इसमें। क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिकली वो सवालात होते हैं जो हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं, उससे मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए। सवालात जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड से मुराद ऐसे सवालात का सिलसिला होता है जो हम क्लाइंट से जब पूछते हैं तो वो उसका जवाब वन वर्ड में नहीं देता बल्कि एक स्टेटमेंट फॉर्म में देता है, जबकि क्लोज एंडेड से मुराद ऐसे सवालात होते हैं जिनका आंसर वन वर्ड में होता है, येस और नो में वो उसे हमें रिस्पॉन्स करता है। मज़ीद आगे हम क्वेश्चंस की टाइप्स देखेंगे कि क्वेश्चन की आगे मज़ीद क्या टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहली जो टाइप है वो प्रोबिंग क्वेश्चन है। प्रोबिंग क्वेश्चन यानी प्रोब करना। पहले से अगर हमने कोई क्वेश्चन किया था जिसका उसने जवाब जो दिया वो जवाब क्लियर नहीं दिया, तो उसके उस जवाब के बारे में मज़ीद क्लैरिटी के लिए हम उससे जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको प्रोबिंग क्वेश्चन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है इसकी वो मोटिवेटिंग क्वेश्चन है। मोटिवेट जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें क्लाइंट को मोटिवेट किया जाता है, क्लाइंट को एनकरेज किया जाता है कि वो अपने इश्यूज़ को लेकर बात करे और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे। उसके बाद लोडेड क्वेश्चंस होते हैं। लोडेड क्वेश्चंस को हम ट्रिक क्वेश्चंस भी कहते हैं। बेसिकली जो लोडेड क्वेश्चंस हैं उन पूछने का मकसद क्लाइंट की कोई ऐसी हम उसमें कोई ऐसी बात देखते हैं, कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिसके बारे में हम फ़ील करते हैं कि क्लाइंट इन चीज़ों को छुपा रहा है या उनको क्लियरली जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो देन हम उसकी उस कैफ़ियत को समझते हुए उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे वो उस बारे में बताए। लाइक हम उससे क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम अभी भी एग्ज़ाम्स में नकल करते हो या तुमने छोड़ दी है? तो अगर तो वो अब उसकी क्वेश्चंस जो हम उससे डाटा कलेक्ट कर रहे थे, उससे हमें लगा कि इसका ऐसा कोई बैकग्राउंड है। जब हमने उससे ऐसा सवाल किया, तो अगर तो वो जवाब देता है कि येस उसने छोड़ दिया है, तो इट मीन्स कि वाक़ई जो हमें फ़ील हुआ था, वो उस बिहेवियर में इन्वॉल्व था, वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। बट अगर वो कहता है नो, तो इट मीन्स कि वो अपनी बात को अभी भी छुपा रहा है, बात को वो क्लियर नहीं कर रहा है। इसके बाद बायस्ड क्वेश्चन है। बायस्ड क्वेश्चन यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें बायसनेस पाई जाती है। इसको हम लीडिंग क्वेश्चंस भी कहते हैं। लाइक हम कोई अपनी मर्ज़ी से मतलब एक हम उससे हमारे इनर में जो एक चीज़ है, हम चाह रहे हैं कि क्लाइंट उसके अकॉर्डिंगली हमें जवाब दे। तो देन फिर हम उससे इस किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं ताकि हम क्लाइंट से अपनी मर्ज़ी का जवाब हासिल कर सकें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो कम्युनिकेशन स्टाइल है। क्लिनिकल इंटरव्यू जो है, जैसे कि हमने पहली बात की कि ये 1 टू 1 इंटरव्यू होता है, 1 टू 1
सेशन होता है। इसमें थेरेपिस्ट और क्लाइंट आपस में बातचीत करके जो भी क्लाइंट का इशू होता है उसके बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब ये जितनी भी बातचीत होती है इनके दरमियान, इसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब वो कम्युनिकेशन जो थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में होती है वो किस तरह की होती है, किस तरह की होनी चाहिए, या वो कैसी कम्युनिकेशन हो कि जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट से मैक्सिमम डाटा जो है वो कलेक्ट कर सके, इसके बारे में हम मज़ीद देखते हैं। कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे थे, तो उसमें सबसे पहले लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज अगर हम क्लाइंट के साथ यूज़ करेंगे तो हो सकता है क्लाइंट हमारी बात को समझ ही ना पाए। इसलिए क्लाइंट के साथ जब हम बात करेंगे, उसके साथ जो भी हम इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, हमारी लैंग्वेज इंतहाई सिंपल और सादा होनी चाहिए कि क्लाइंट उसे आसानी से समझ सके। नेक्स्ट इसमें वोकेबलरी है। अब हम अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए भारी भरकम वोकेबलरी क्लाइंट के सामने इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जिसको उसका मीनिंग ही पता ना हो, ठीक है? तो फिर क्लाइंट का ज़ाहिर सी बात है उस पर आगे रिस्पॉन्स भी उसी तरह का आएगा कि वो जो है डिफेंसिव हो जाएगा, सही रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो इसलिए क्लाइंट के साथ जब हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं तो हमें अपनी लैंग्वेज इंतहाई सिंपल रखनी चाहिए, वोकेबलरी इंतहाई सादा रखनी चाहिए। हमें उसमें मुख्तलिफ इडियम्स फ्रेजेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने क्लाइंट का जो मेंटल लेवल है उसके अकॉर्डिंगली हमें उससे क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। उसके बाद हम क्यूज़ की बात करेंगे। वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज़ हैं। वर्बल जो नॉन वर्बल क्यूज़ हैं उसमें नॉन वर्बल क्यूज़ से मुराद के हमारे पास जो क्लाइंट आता है, हम क्लाइंट से बातचीत किए बगैर उसका जो बिहेवियर होता है, उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको देखते हुए हम जो अंडरस्टैंड करते हैं, उसको हम नॉन वर्बल क्यू कहते हैं। अब उसमें कुछ चीज़ें जो आ जाती हैं, उसमें सबसे पहले जो है वो एक्टिव लिसनिंग है। अब क्लाइंट हमारे पास आया और वो हमारे पास जब आता है क्लाइंट, तो वो ये सोच कर आता है कि वो अपनी तमाम परेशानियाँ, तमाम टेंशनें हमसे शेयर करेगा और हम उसको उसका कोई हल बता देंगे, ठीक है? तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एज़ एक्टिव लिसनर उसकी बातों को सुनें और समझें। एक्टिव लिसनिंग के कुछ लेवल्स हैं। इसका जो लेवल 1 है वो है नॉन लिसनिंग। उसमें क्या होता है कि थेरेपिस्ट जो है वो क्लाइंट की बात सुन तो रहा होता है, लेकिन वो उस पर इतनी तवज्जो नहीं दे रहा होता, वो अपने काम में मशगूल होता है। अब इस किस्म का जो बिहेवियर होता है, ये क्लाइंट जो है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करता है। उसके बाद पैसिव लिसनिंग है। अब पैसिव लिसनिंग में जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट की बात सुन तो रहा होता है, मगर उसकी तवज्जो कहीं और होती है। वो ये चाह रहा होता है कि ये अपनी बात ख़त्म करे, तो वो अपनी बात जो है वो क्लाइंट को बताएँ। इसका जो लेवल 3 है वो एक्टिव लिसनिंग है। एक्टिव लिसनिंग जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है कि क्लाइंट की बात को एक्टिवली सुनना, ना सिर्फ सुनना बल्कि उसको रिस्पॉन्स भी करना, ताकि जो क्लाइंट है उसको ये रियलाइज़ हो, उसको ये फ़ील हो कि मेरी बात को तवज्जो से सुना जा रहा है, मेरी बात को समझा जा रहा है। उसके बाद जो वर्बल क्यू है उसमें जो सबसे वर्बल क्यू यानी बातचीत के ज़रिए जो हम उसकी बिहेवियर को असेस करते हैं, उसमें सबसे पहले जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। रिफ्लेक्ट यानी अपना असर दिखाना, किसी चीज़ को मुनक्किस करना। अब क्लाइंट हमारे साथ जो बातचीत कर रहा होता है, हम उसकी बात को लाइक वो कोई बात कर रहा है, हम उसकी बात जो वो कर रहा है उसको दोबारा वही बात बोलकर उसको इंश्योर करवाते हैं कि हम उसने जो बात की है, हम उसकी बात को सुन रहे हैं, इसीलिए हम उसकी बात को रिपीट करके उसके सामने रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट जो वर्बल क्यू है वो है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग में क्लाइंट अपने थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट की बात को बड़ी तवज्जो से सुनता है और सुनने के बाद उसे अपने अल्फाज में उसके सामने बयान करता है, ठीक है? लाइक देखिए, अब रिफ्लेक्टिंग में जो अल्फाज क्लाइंट ने बोले होते हैं, थेरेपिस्ट उन्हीं अल्फाज को रिपीट करके उसको ये इंश्योर करवाता है कि उसकी बात को तवज्जो से सुन रहा है। जबकि पैराफ्रेजिंग में बात वही क्लाइंट की होती है, बट थेरेपिस्ट अपने अंदाज में अपनी वर्डिंग में उस बात को अपने क्लाइंट के सामने बताता है और उसको इंश्योर करवाता है कि उसकी बात को तवज्जो से सुन रहा है, ताकि जो क्लाइंट है वो बात को अपनी बेहतर अंदाज में बयान कर सके और उसे ये कॉन्फिडेंस हो कि मेरा जो थेरेपिस्ट है वो मेरी बातों को सुन भी रहा है और अंडरस्टैंड भी कर रहा है और साथ में मुझे रिस्पॉन्स भी कर रहा है। लास्ट जो वर्बल क्यू है वो समराइजिंग है।
अब क्या होता है कि हम क्लाइंट से जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं, वो हमें जो भी रिस्पॉन्सेज देता है, हम उस डाटा को कलेक्ट करके समराइज़ करते हैं और एक अपना नोट्स तैयार करते हैं कि हमने क्लाइंट से जो डाटा लिया है उससे हमने क्या असेस किया है। बस एंड में हम बात करेंगे रेपो बिल्डिंग पर। रेपो बिल्डिंग बेसिकली जो ये प्रोसेस है, प्रोसीजर है, ये बिल्कुल जो स्टार्ट सेशन होता है तब से ये स्टार्ट हो जाता है। बट हम एंड में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि रेपो बिल्डिंग बेसिकली होती क्या है। क्लाइंट जब हमारे पास आता है, हम क्लाइंट को ये इंश्योर करवाते हैं कि उसके साथ हमारा जो एक ताल्लुक है, क्लाइंट हमारे साथ जो बातचीत करेगा वो उसके और हमारे बीच में जो है वो महफूज रहेगी, वो किसी दूसरे तीसरे पर्सन तक नहीं जाएगी। हम क्लाइंट के साथ जो बातचीत करते हैं, एम्पैथेटिक हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारे वर्बल नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे क्लाइंट के साथ हमारे रैपो को बिल्ड करती हैं और स्ट्रॉन्ग करती हैं। एक जब तक हमारे क्लाइंट के साथ एक अच्छी रैपो बिल्ड नहीं होगी, हम क्लाइंट से कभी भी अपनी मर्ज़ी के जो हैं वो डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लाइंट उस वक़्त तक हमसे अपने पर्सनल अपना इनर शेयर नहीं करता है, जब तक कि उसे इस बात का यकीन नहीं हो जाएगा कि वो हमारे साथ जो बात कर रहा है, वो उसकी बात सिक्योर रहेगी, सेफ़ रहेगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी। और ये सब चीज़ें उस वक़्त ही पॉसिबल होती हैं जब हमारी क्लाइंट के साथ एक अच्छी रैपो बिल्ड हुई होती है। एंड में जो हम देखेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं एक्टिव लिसनिंग पे। अब देखिए, जब हम एक एक्टिव लिसनिंग कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। थेरेपिस्ट का अपना बिहेवियर भी आ जाता है, जो क्लाइंट होता है उसका बिहेवियर आ जाता है, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये एक्टिव लिसनिंग को जो है डिस्टर्ब करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्लिनिकल इंटरव्यूइंग स्किल्स था। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी डाटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंटरप्रेट करना आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबकी बेहद मशकूर हूँ। और मैं जाते-जाते आपसे वही बात करूँगी कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा, ताकि इससे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोई फ़ायदा हो सके। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।